आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, दिन भर में आपका स्वागत है। पूरे दिन की खबरों में से जरूरी खबरें चुनकर आपके सामने हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर। तारीख है आज 6 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। बिहार में आखिरकार खूब माथापच्ची के बाद एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकल आया है। जानेंगे किसके खाते में कितनी सीटें आईं और कौन से नामी गिरामी नेताओं को सीटें मिल गईं। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हाथरस केस की बात होगी। आज तक रेडियो रिपोर्टर से जानेंगे कि सुनवाई के दौरान किस पक्ष ने क्या कहा और वो कौन से सवाल हैं जिनसे यूपी सरकार को कोर्ट में जूझना होगा। इसके बाद अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी से जारी एक दिलचस्प स्टडी के बारे में आपको बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह का कंटेंट जनरेट किया गया, उस पर भारतीयों ने कैसे रिएक्ट किया, ये सुनिएगा, क्योंकि ये स्टडी हमारे आपके समाज के बारे में बहुत कुछ इशारे देती है। और आखिर में अनलॉक होने के बावजूद निवेश प्रस्ताव की धीमी रफ्तार से चिंता बढ़ रही है, उस पर बात होगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा आया है, डिकोड करेंगे, मगर पहले अब तक की बड़ी खबरें जल्दी से सुन लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों में से जेडीयू को 122 सीटें मिली है। इसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें देंगी। इस तरह से जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ब्लैक होल को समझने के लिए किए गए उनके गहन अध्ययन पर दिया जाएगा। इस पुरस्कार राशि का आधा वैज्ञानिक रोजर पेनरोज और शेष आधे को संयुक्त रूप से रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेस को दिया जाएगा। हाथरस गैंगरेप केस में अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टेटस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीते दिन बिजली ना होने के कारण काफी विवाद रहा, जिसकी वजह से 15 लाख से अधिक बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वे यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे हैं। भारत में कोरोना के केसेस 66 लाख को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए और 884 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ संगरूर रैली में मौजूद थे। दूसरी तरफ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 6 अक्टूबर को रिया की न्यायिक हिरासत खत्म होनी थी, लेकिन अभी उन्हें 20 अक्टूबर तक जेल में रहना पड़ेगा। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, लेकिन गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग पर उहापोह थी। एनडीए ने हालांकि आज इसे सुलझा लिया है। जेडीयू बीजेपी के बीच सहमति हो गई है। तय हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। शाम 5 बजे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना में आज तक रेडियो संवाददाता रोहित सिंह मौजूद रहे। पीसी के तुरंत बाद हमने उन्हें फोन लगाया और जानकारी ली। देखिए, अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन हम लोगों को पहले ही बताया था कि जो जानकारी हमें मिली थी कि 50-50% का फॉर्मूला होगा, लगभग वही हुआ है। जेडीयू 122 सीटों पर जो है उन्हें मिला है, जिसमें से वो 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को देगी और बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई हैं। और माना जा रहा है कि जो वीआईपी पार्टी है जो कि एनडीए में शामिल हुई है, तो कुछ सीटें वीआईपी में देगी। लेकिन फिलहाल जो भी सीटों के आंकड़ों की बात करें तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में ही जाएंगी। 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली हैं। बीजेपी के पास अभी 121 सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें माना जा रहा है 8 या 10 सीटें वीआईपी पार्टी को मिलना तय है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सीटों का बंटवारा जो है वो एनडीए में पूरा हो गया और इसकी आज आधिकारिक घोषणा भी हो गई।
रोहित, एलजेपी के बाहर होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई? देखिए, एलजेपी का बाहर होना आज कह सकते हैं कि आज इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा ही छाया रहा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि आज सुबह ही जब भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, जो कि बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, ये लोग पटना वापस लौटे थे दिल्ली से, उसके बाद आज दोपहर में इनकी नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई एक अन्य मार्ग पे, जो कि मुख्यमंत्री आवास है। और उस दौरान नीतीश कुमार से इन लोगों ने आग्रह किया कि वो शाम में जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें वो शामिल हो, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को पहले ये कह दिया कि लोजपा यानी कि चिराग पासवान को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उसके बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और क्योंकि नीतीश कुमार का ये कहना था कि चिराग पासवान को लेकर अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं वो दिल्ली यानी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में वो एनडीए का हिस्सा नहीं है और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो काफी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के सब तमाम बड़े नेता जो उनसे मिलने पहुंचे थे उनको कहा कि पहले आप स्थिति स्पष्ट करें, उसके बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और फिर हम लोगों ने देखा आनंद फानंद में बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कार्यालय में बुलाया, और कह सकते हैं 1 मिनट का ही सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां पर उन्होंने 4 लाइन का एक वक्तव्य जो बनाया था वो पढ़ा, और उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता है और जिन्हें भी नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं है या फिर उनके मुख्यमंत्री बनने से परहेज है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन्हें एनडीए का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ चिराग पासवान को लेकर था कि अगर आप नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं मानते हैं, नेता नहीं मानते हैं, तो फिर आपके लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। अच्छा, दोनों दलों के उम्मीदवार वाली लिस्ट आ गई है क्या? देखिए, विकास के नाम पर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और जो दोनों दल है बीजेपी और जेडीयू, उनके बीच जो है उम्मीदवार के नाम भी तय कर लिए गए हैं, लेकिन लिस्ट जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी नहीं किया गया। कहा गया कि कुछ देर में हो सकता है अपने अपने वेबसाइट पे डाल दें या फिर जो व्हाट्सएप वहां पर उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर सभी दोनों दलों ने कहा कि उम्मीदवार कौन सी सीट पर किसका होगा, कौन सी सीट किसके खाते में गई है, ये सारी जानकारियां जो है, ये सारा मसला सुलझा लिया गया है, कोई अब कंफ्यूजन नहीं है, और लिस्ट जो है थोड़ी देर में हम कह सकते हैं वो जारी हो जाएगा। हाथरस गैंगरेप केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आज अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई और कई अहम बातें सभी पक्षों ने कही। इसके अलावा यूपी सरकार से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जवाब मांगा गया है। सरकार को इन पर हलफनामा दाखिल करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने घटना को असाधारण और चौंकाने वाला कहा। आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा, हमने उनसे पूछा कि मौजूद पक्षों ने आज क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की, उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सबसे पहले उन्होंने बोलना शुरू किया, और चूंकि वर्चुअल सुनवाई थी तो उन्होंने सबसे पहला यही तथ्य रखा कि यूपी सरकार इस याचिका के खिलाफ नहीं है। यूपी सरकार चाहती है कि जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में कुछ एक तबके द्वारा, खास राजनीतिक पार्टियों या बाकी और लोगों के द्वारा, वो उसमें स्थिति साफ करना चाहती है। कोर्ट चाहती है कि एसआईटी, भले इसमें हमारी एसआईटी जांच कर रही है, हमारी एजेंसियां सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी निगरानी रख सकती है। इसके बाद ही याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बोलना शुरू किया, और उनका कहना था कि सरकार सीबीआई जांच पे जोर क्यों दे रही है। पीड़ित परिवार नहीं चाहता कि सीबीआई जांच करे, पीड़ित परिवार तो ये चाहता है कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए, जिसके सुप्रीम कोर्ट निगरानी में रखे। इसके बाद 100 वकीलों की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने दलील देनी शुरू की, और उनका यह कहना था कि इस मामले में भी जो कानून है, रेप से जुड़े हुए कानून, वो उसका फिर से उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नए कानून लागू होने के बाद भी रेप की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन सीजीआई ने एक अहम टिप्पणी की। उनका ये कहना था कि हालांकि कानून और जो
न्यायिक व्यवस्था है उसके हिसाब से हम इसमें जानना चाह रहे थे कि जो याचिकाकर्ता है उसका लोकस क्या है। लोकस कहते हैं कानूनी स्थिति को, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये झकझोर देने वाली घटना है, स्तब्ध कर देने वाली घटना है, लिहाजा हम इसमें इसको नजरअंदाज कर रहे हैं और हमें लगा कि हम सिर्फ इसकी सुनवाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये घटना पूरे समाज को, पूरे देश को और मानवता को झकझोर देने वाली है। इस पर कोर्ट ने ये पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार गवाहों को और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए क्या कर रही है। सरकार ने कहा कि उन्होंने उनको विशेष सुरक्षा दी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करे उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें बताए कि गवाहों को और पीड़ित परिवार को सुरक्षा किस तरह से दी गई है उसका पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी दे। और इसमें 3 यक्ष प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये कि पीड़ित परिवार और गवाहों को सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जा रही है। दूसरा है कि क्या पीड़ित परिवार के पास वकील है जो उनकी पैरवी कर सकता है, उनकी बात अदालत तक पहुंचा सकता है। और तीसरा ये कि हाईकोर्ट ने जो इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसका स्टेटस हाईकोर्ट में क्या है। इन तमाम चीजों की जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कि आपको कितना वक्त लगेगा यह हलफनामा दाखिल करने में। तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका यह कहना था कि वो परसों तक इसे दाखिल कर देंगे। परसों का मतलब गुरुवार। कोर्ट ने फिर इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी है और अगले हफ्ते इसमें जब सुनवाई होगी तो इन तमाम सवालों के जवाब के साथ और भी जो काउंटर क्वेश्चन आएंगे जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी दिखती है, तो उन सवालों के जवाब भी वही मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला था संजय जी, कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एम्बेरसमेंट पैदा कर सकते हैं। अव्वल तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार को ये बताना चाहिए वहां पर कि आखिर बड़ा सवाल ये है कि आनन फानन में रातों रात पीड़िता की लाश उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया। सरकार इसमें दलील दे रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि उसी समय बीच में अयोध्या मामले को लेकर भी फैसला आ रहा था और उसको लेकर भी इनके मन में ये आशंका थी। और इनका ये कहना है कि जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके इनपुट आ रहे थे कि लोग सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको फिर ये लगा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से रातों रात उन्होंने शव का अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने यह भी कहा और आज दलील में भी कहा सुनवाई के दौरान कि जो पीड़ित परिवार है उसकी मंजूरी ले ली गई थी रात को अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन जो कागजी हलफनामा है और जो जमीनी हलफनामा है, जो पीड़ित परिवार अपनी आंसुओं की कलम से लिख रहा है, आंसुओं की स्याही से, अब दोनों में कोर्ट को अपने विवेक से फैसला करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही है वो सच है, ये कागजी हलफनामा सच है, या वो जमीनी हलफनामा सच है। इसके अलावा और बहुत सारे और सवाल हैं जिस पर अभी तक जवाब आए नहीं है। तो इस जांच से जुड़े हुए सवाल, घटना से जुड़े हुए सवाल और घटना पर हुई प्रतिक्रिया से जुड़े हुए सवाल, जो कार्रवाई की गई उससे जुड़े हुए सवाल हैं, जिन पर आगे और उत्तर प्रदेश सरकार अगर याचिकाकर्ता की तरफ से या महिला वकीलों की तरफ से सवाल उठाए गए तो उसके बाद, या फिर कोर्ट की तरफ से अगर पूछे गए तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब देने होंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का समाचार आते ही रिएक्शंस की बाढ़ आ गई थी। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरों पर हर किसी ने घटना पर अपनी अपनी समझ के हिसाब से बात की थी। बाद में तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिफरेंट एंगल्स से स्टोरी को कवर भी किया था। अब इस पर मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है। बेसिकली ये स्टडी एक सोशल ऑडिट है जो ये बताता है कि सुशांत की मर्डर थियरी को आगे बढ़ाने वाले संस्थानों, नेताओं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किस तरह का कंटेंट जनरेट किया और लोगों ने उसे कैसे लिया। अंकित कुमार हमारे सहयोगी हैं, उनसे हमने पूछा कि ये रिसर्च क्या कह रहा है।
देखिए, जो सबसे ख़ास चीज़ है इस रिसर्च की वो ये कि ये रिसर्च आया तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की तरफ से है, लेकिन जिन लोगों ने इस रिसर्च को किया है उनका एक बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के फील्ड में। जो टीम है वो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही है। आज हमने बात की उस टीम से जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है, और रिसर्चर्स ने हमें ये बताया कि उन्होंने इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो ये रिसर्च एक तरह का एक सोशल ऑडिट है कि पिछले 3-4 महीने में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद पब्लिक स्पेस में, ऑनलाइन स्पेस में, ट्विटर पर, यूट्यूब पर किस तरह का कंटेंट नेताओं के द्वारा, किस तरह का कंटेंट मीडिया चैनल्स के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स के द्वारा उनके किस तरह का कंटेंट पुश किया गया और बाकी ऑडियंस ने उसको किस तरह से रिसीव किया। इसका एक सोशल ऑडिट है एक तरह से। वो सोशल ऑडिट इस तरह से किया गया है कि चूंकि इस तरह की चीज़ों में एक बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है, जिसमें आप ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, आप पैटर्न्स यूज़ करते हैं कि कौन सा अकाउंट किस तरह का कंटेंट जनरेट करता है, फिर उस अकाउंट की सेंटिमेंट एनालिसिस होती है। आप ये भी जज करते हैं कि क्या कोई पैटर्न है क्या, कि एक व्यक्ति या कोई एक तरह के अकाउंट एक तरह की चीज़ों को ही रीट्वीट करते हैं या एक तरह की कंटेंट को ही देखते हैं। तो पहला है इस रिसर्च का हिस्सा कि किसने क्या पब्लिश किया, किसने क्या ब्रॉडकास्ट किया, और दूसरा हिस्सा कि उसे कैसे रिसीव किया गया, क्या ये सब कुछ नेचुरल तरीके से हुआ या उसमें कहीं घालमेल है। ये रिसर्च मोटा मोटा इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। अब बात ये आती है कि इस रिसर्च में आखिर क्या निकल के आया है, क्या किसी ने न्याय दिलाने के नाम पर अपनी रोटी सेकी है। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के नाम पे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ने अपना फायदा उठाने की कोशिश की है। जो मोटी मोटी बातें उन्होंने कही हैं, हालांकि ये लंबा चौड़ा रिसर्च है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें उन्होंने की है वो ये कही है कि स्टडी से ये पता चलता है कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अलग अलग ग्रुप ने मर्डर थ्योरी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। अब हमें कैसे कह रहे हैं कि मर्डर थ्योरी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, या हम नहीं, या रिसर्चर्स कैसे कह रहे हैं। तो इस बारे में हमने बात की जो उनके लीड रिसर्चर हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पाल। उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने जब हजारों लाखों पोस्ट और कंटेंट को एनालाइज किया तो उनके हिसाब से इतने बड़े डेटा में पैटर्न होना चाहिए, एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। यानी जब दो थियरीज चल रही हैं, एक थियरी में मर्डर की बात है, एक थियरी में सुसाइड की बात है, तो उसका रिसेप्शन थोड़ा बहुत तो अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ही आप मर्डर की थियरी का कोई कंटेंट डालें तो उसको अचानक से प्रमोट करने वाले हजारों लोग लग जाएं, और जैसे ही कोई ये कहे कि नहीं नहीं कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिससे लगता है कि ये सुसाइड हो सकता है, तो उसे देखने वाला कोई हो ही नहीं, या उसे एक एवरेज से भी खराब जिसे हम कहते हैं एंगेजमेंट मिले। ये पैटर्न ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो मर्डर थ्योरी है इस पूरे केस में उसको पफ अप करने की कोशिश की गई है आर्टिफिशियली, जिसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल एंगेजमेंट का एक पैटर्न रिसर्चर्स ने इसमें नोट किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो पहला बड़ा उन्हें जो स्पाइक दिखा मर्डर की थियरी में, वो एक खास राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए जितने अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से उन्होंने इस एक्टिविटी को पहले नोट किया कि मीडिया से पहले भाजपा से जुड़े हुए जो अकाउंट्स थे उन्होंने मर्डर थ्योरी को एग्रेसिवली पुश किया, जिसका इंपैक्ट सोशल मीडिया में दिखा, और उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने उस पर फोकस किया है। अंकित, तो फिर क्या माने, सुशांत को न्याय दिलाने के नाम पर कुछ संस्थाओं और संस्थानों ने अपना हित साध लिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका फायदा किसे हो सकता है। तो ये इस बात का भी जिक्र बिल्कुल साफ शब्दों में इस रिसर्च में लिखा हुआ है कि ऐसे संस्थान या ऐसे लोग जिनके पास कंटेंट को मोनेटाइज करने की क्षमता है, यानी कि पेज व्यूज पे या क्लिक्स पे जिन्हें पैसे मिलते हैं, उन लोगों को ही इसका सबसे ज्यादा सीधा फायदा मिलता है। तो ऐसे मीडिया संस्थान, ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिनको क्लिक्स पर, हर क्लिक्स पे या जिसे हम कहते हैं व्यूज पे पैसे मिलते हैं,
उनका सबसे ज्यादा हित है इस तरह की थ्योरीज को, चाहे उसके पीछे सच हो या ना हो, इस तरह की थ्योरीज को प्रमोट करने में, जिससे कि उनकी व्यूअरशिप बढ़े। इनफैक्ट इस रिसर्च में एक दो मीडिया ग्रुप्स का नाम भी लिया गया है, जो उन रिसर्चर्स के हिसाब से जिन्होंने सबसे ज्यादा एक तरह से मलाई खाई है इस पूरे प्रकरण में। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठप हुई आर्थिक गतिविधियों और निवेश के एक बार फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है, मगर आंकड़े झटका दे रहे हैं। अब सितंबर तिमाही के निवेश प्रस्ताव का आंकड़ा आ गया है। इकोनॉमी के खुलने के बाद भी ये उसी तरह से निराशाजनक बना हुआ है जैसा लॉकडाउन के दौरान था। जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं उसे निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने जारी किया है। क्या कहता है CMIE का आंकड़ा, और अगर यही हाल रहा तो इसका क्या असर होगा, ये समझने के लिए मैंने बात की शुभम शंखधार से, जो आर्थिक मामलों को बारीकी से समझते हैं। जी देखिए, लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो 3 से 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आते थे हर तिमाही में, और ये साल में लगभग ये आंकड़ा जो था वो मोटा मोटा 14 लाख करोड़ या 15-16 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता था। लॉकडाउन के बाद तमाम जो निवेश प्रस्ताव आने की रफ्तार थी वो थमी, और इस बार जब सितंबर की जो तिमाही थी, इस दौरान केवल 58,700 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्ताव आए। CMIE की ओर से आंकड़ा दिया गया कि सितंबर तिमाही में केवल 58,700 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव आए हैं। अगर यही हाल रहा तो इस साल जो निवेश प्रस्ताव का आंकड़ा है वो 5 लाख करोड़ भी नहीं पहुंच पाएगा, और अगर ये 5 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचे तो ये पिछले 14 साल का सबसे निचला स्तर होगा। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि निवेश प्रस्ताव या निवेश क्यों जरूरी है। तो वो इसलिए जरूरी है कि अगर नए निवेश प्रस्ताव आपके देश में आएंगे और नए निवेश प्रस्ताव अगर आपके पास करेंगे आपकी सरकारें और उन पर काम होगा, तो निश्चित तौर पर नया निवेश नए रोजगार लेकर आता है। नए निवेश नए प्लांट लगेंगे, नए निवेश नई कंपनियां आएंगी, नई चीजें लेकर आएंगी, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार को, रोजगार मांग को प्रोत्साहित करेगा और उनमें बढ़ावा देगा। अब अगर देश में नए निवेश के प्रस्ताव ही नहीं आ रहे हैं, जब लोग अभी कंपनियां एक्सपेंशन के बारे में सोच ही नहीं रही हैं, जब नए प्रस्ताव ही नहीं ला रहे तो वो नया निवेश क्या करेंगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है इस बात का कि भले अब लॉकडाउन के बाद हम अनलॉक की स्थिति में आ गए हैं, और अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 आप उसे जो चाहे नाम दे दीजिए, लेकिन आर्थिक गतिविधियां अभी भी पटरी पर नहीं लौटी हैं। प्री कोविड जैसी स्थिति, हालांकि प्री कोविड की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हम लगातार सुस्ती अर्थव्यवस्था में गहराई जा रही थी कोविड से पहले भी, लेकिन चलिए उसको भी अगर मान लीजिए तो प्री कोविड की स्थिति में भी पहुंचने में अभी लंबा समय लगेगा। मतलब मैं अनलॉक की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो जून तिमाही थी तब भी करीब 56,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भारत आए थे। तो जून तिमाही, जून के हमने सितंबर तिमाही भी देख ली, और ये आंकड़ा अगर इसी रफ्तार पर रहा तो आने वाले दिनों में भी इसमें बहुत ज्यादा सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। शुभम, निजी क्षेत्र भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जबकि भारत का बाजार इतना बड़ा है, अक्सर इसको कोट किया जाता है, फिर भी विश्वास की इतनी कमी, ऐसा क्यों है? देखिए, बाजार का बड़ा होना और बाजार में मांग का होना ये दो अलग अलग बातें हैं। बाजार हो सकता है कि आप इतने बड़े देश हैं आबादी के लिहाज से, और आप इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से बड़े देश हों, और आटा दाल चावल अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से हम बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी हो, लेकिन आप ये देखिए पूरी 125 करोड़ की या 135 करोड़ की आबादी में केवल 15 करोड़ लोग करीब ऐसे हैं जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, जो कार खरीदते हैं, जो बाइक्स खरीदते हैं, जो ब्राउन गुड्स खरीदते हैं, जो मतलब जिनका कंजम्पशन दरअसल मैटर करता है इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की GDP में। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर उन 15 करोड़ लोगों में से ही कई लाख लोगों की या कुछ करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, आय घट गई, उनको अपना भविष्य उतना सुरक्षित नहीं दिख रहा जितना आज से 1 साल या 2 साल पहले दिखता था, तो निश्चित तौर पर उनमें नई मांग लाने की, नई कोई चीज खरीदने की, नया घर खरीदने की, नई गाड़ी खरीदने की जो उनकी चेष्टा होगी वो कमजोर पड़ेगी। ऐसे में होगा क्या, जब मांग दिखेगी नहीं तो कंपनियां निवेश करेंगी क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो से की कार बनाती है, अगर उसको ये पता है कि देश में 1000 कारें 1 साल में बिकनी है और उसके पास जो प्लांट है कार बनाने का वो ऑलरेडी 1200 गाड़ियां बना सकता है, 1200 गाड़ी बनाने के बाद वो नया प्लांट लगाने की तब सोचेगी जब वो 1000 से जो मांग है वो 2000 या 1500 या 2500 पहुंच जाएगी, जब कंपनी को आभास होगा कि मैं क्योंकि इतनी कारें बना नहीं पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, तब जो हमारा ग्राहक है वो किसी और कार को लेने के लिए मजबूर है और हम पूरी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं।
जब डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रहे तब नया प्लांट लगाया जाए। हम देखते हैं कि कंपनियों में कार्स की वेटिंग चल रही है लंबी लंबी, तब कंपनियां हम देखते हैं कि नया प्लांट लगा रही है, नया मॉडल आए तब नया प्लांट लगे। बट वो नया प्लांट, नया लगना, नया निवेश आना, ये सब कुछ टिका होता है मांग पर। और जब तक अर्थव्यवस्था में मांग नहीं सुधरेगी, जब तक अर्थव्यवस्था में मांग का पहिया नहीं घूमेगा, तब तक निवेश का आना या रोजगार का बढ़ना, ये दोनों ही एक तरीके से कह लीजिए कि रिक्शे के 3 पहिए हैं। जब तक ये तीनों पहिए साथ नहीं चलेंगे तब तक अर्थव्यवस्था नहीं दौड़ेगी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो अब जाने का हो चला है टाइम। सचिन द्विवेदी संभाल रहे थे आज साउंड मिक्सिंग का जिम्मा। आपके मेल हमें लगातार मिलते रहते हैं। मुंबई में दीपक यादव रहते हैं, उन्होंने हमें खत भेजा, लिखते हैं कि आपका ये पॉडकास्ट काफी बेहतरीन प्रयास है। जहां एक तरफ आजकल हर खबर को लेकर नैरेटिव सेट होता है, वहीं दूसरी ओर आपके इस मंच पर साफ सुथरे अंदाज में विस्तार से खबरें सुनने को मिल जाती हैं। अच्छी बात यही है कि इसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम दूसरे काम करते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए, बाग में टहलते हुए, चाय बनाते हुए अहम जानकारियों को सुन और समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आप भी यदि हमें लिखना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर लिखकर भेजिए। हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे आपका खत। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। नितिन ठाकुर मेरा नाम है। नमस्कार।